जैसी करनी वैसी भरनी। आज सुबह सुबह विमला जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह रोजाना नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाज़ा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू रोहिणी अपने पति संजीव से कहने लगी, मैं तो रोज सुबह की खटपट से परेशान हो गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती तुम्हारी माँ। खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना पड़ता है। लेकिन रोहिणी, ऐसा तो नहीं है, पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी कर लेती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी, झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2-3 घंटे लगा कर आती है। इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं तो तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते। और वैसे भी इनकी अब उम्र हो चली है, वहाँ इन्हें इनकी उम्र की ही सहेलियाँ मिल जाएंगी। रोहिणी, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हारा तो यह रोज़ का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। विमला जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज़ का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए विमला जी मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। एक लौते बेटे संजीव के अलावा उनका था ही कौन इस दुनिया में। संजीव उन्हें शादी के 8 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर मिला था। यदि वे उसके साथ न रहती तो फिर कहाँ जाती। संजीव भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। संजीव और रोहिणी का एक बेटा था, राजू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता था। लेकिन संजीव की पत्नी रोहिणी को अपनी सासू माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब भी विमला जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती थी और वह सहम कर रह जाती थी। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। राजू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था, एक पल भी वह उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात रोहिणी को अच्छी नहीं लगती थी। संजीव जब भी शाम को दफ्तर से लौट कर आता तो अक्सर उनके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक जाती। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़े पड़े खांसती ही रहती हैं। उन्हें और कोई काम तो है नहीं। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। विमला जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रही तो वह बहू के साथ उनके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। घर के सारे छोटे मोटे काम जितना हो सके विमला जी ही कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर संजीव यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार काफ़ी समय बीत गया। आज रोहिणी के कुछ रिश्तेदार उनके घर आए हुए थे तो विमला जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से खांसती रही। उस समय तो रोहिणी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब संजीव घर लौटा तो रोहिणी ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह माँ जी को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेंगी। रात को जब सब लोग सो गए थे तो संजीव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। संजीव ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहरी सोच में गुम थी। संजीव अपनी माँ के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है आपको? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज़ कलेश होता है। घर का वातावरण बोझिल होता जा रहा है। बेटा, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हरिद्वार के किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो माँ आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो।
आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके परिश्रम और मेहनत का ही फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बेटा इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले जाना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्धाश्रम में भी अच्छी सुविधा दी जाती है। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। बेटा अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब संजीव साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर संजीव जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब बस गायब ही हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते संजीव अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 4 वर्ष का ही था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ विमला जी पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन विमला जी ने फैसला किया कि वह दूसरा विवाह न करके अपने बेटे संजीव का ही पालन पोषण करेंगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर के पास ही एक ढाबे पर रसोइये का काम करने लगी। ना सुबह देखती ना शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाए कि वह आज एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क के पद पर आसीन है। अपनी माँ का जीवन में संघर्ष देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु संजीव का यह मातृ प्रेम रोहिणी को कतई पसंद नहीं था, और जिस बात ने रोहिणी को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था वह था कि उसका बेटा राजू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इन सब बातों का यह परिणाम हुआ कि रोहिणी आए दिन अपनी सासू माँ पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। विमला जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते विमला जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। मन ही मन उन्हें बहुत दुख होता था। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नज़रों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेंगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि विमला जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। संजीव यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, अब जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर संजीव अपनी माँ को भी वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन राजू अपनी दादी को वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। राजू रोते हुए कहने लगा, मैं अपनी दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी। चिल्लाते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख संजीव भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वापस से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर संजीव अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। विमला जी के घर से जाने के बाद संजीव और राजू बहुत ही उदास हो गए, परंतु रोहिणी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजू हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। रोहिणी उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह वहीं अकेले बैठना ही पसंद करता था। उस दिन के बाद से संजीव भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया, और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार संजीव सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए और एक दिन वृद्धाश्रम से संजीव के पास फ़ोन आया, आपके माता जी श्रीमती विमला जी का बीती रात हार्ट अटैक से देहांत हो चुका है, आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही संजीव सन्न रह गया और अपना सिर पटककर धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गया। रोते हुए बोला, कितना क्रूर था मैं जो अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम छोड़कर आ गया, और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक समय पर ना जा सका।
मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसके गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियां भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ। और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ में नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। संजीव की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बही जा रही थी। उसी समय रोहिणी भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो संजीव निढाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार अश्रु बहाए जा रहा था। रोहिणी उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? रोहिणी को देखते ही संजीव जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने किया क्या? कुछ बताइए तो, क्या हुआ? रोहिणी बोली तो संजीव भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा पाना चाहती थी ना। माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनते ही रोहिणी को झटका सा लगा और राजू यह सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। रोहिणी संजीव से माफ़ी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही हरिद्वार के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बरसात कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। संजीव ने समय व्यर्थ ना गवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी हरिद्वार पहुंचाना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि हरिद्वार के पूरे रास्ते में तेज़ मूसलाधार बरसात हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुक गया है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर वृद्धाश्रम से संजीव के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचे तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं विमला जी का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से संजीव बैठा हुआ यही सोच रहा था कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वह उसी समय को याद कर रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उसका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उसकी माँ का संस्कार कर दिया गया था। करीब बीते 2 दिन बाद संजीव अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते कलपते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर संजीव और रोहिणी बहुत दुखी थे। संजीव का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने राजू को तो झंझोर कर रख दिया था। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बना कर देती वह खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता था। एक दिन राजू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निढाल सा गिर गया। रोहिणी ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 103 डिग्री था। रोहिणी घबरा गई और तुरंत संजीव को फ़ोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और दवाई दी, परंतु बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिग्री के करीब रहता। रह रहकर राजू नींद में ही दादी का नाम बोलता रहता। करीब 1 सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे दोनों राजू को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। राजू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगे। उसकी मनोस्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती? संजीव दादी जी के हरिद्वार छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को राजू की दादी बनाकर लाना होगा और उस बूढ़ी महिला को राजू के साथ उसकी दादी बनाकर रखना होगा जब तक राजू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना संजीव और रोहिणी को कुछ अटपटी सी लगी,
लेकिन वे अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिश के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो राजू की दादी बन सके। फिर रोहिणी ने संजीव से कहा, क्यों ना किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतज़ाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो रोहिणी राजू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही रोहिणी अपने बच्चे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से हिसार के एक वृद्धाश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है, जिसका कोई सगा संबंधी कभी मिलने ही नहीं आता। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी, जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वह अकेली है और बेसहारा भी। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो उनको कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख है। संजीव डॉक्टर साहब के साथ गोमती जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही है, तो देखा कि वो बहुत मोटी है, जिनके सिर के बाल भी छोटे थे और वह चश्मा लगाती थी। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद संजीव ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं राजू उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने गोमती जी को अपने पास बिठाकर उन्हें राजू से मिलवाया। राजू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई, आपके बाल कहाँ गए। डॉक्टर ने कहा, राजू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे पास वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर राजू बहुत ही खुश हुआ और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उनकी बात सुनकर रोहिणी मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उनकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन न देखना पड़ता। गोमती जी बहुत ही जल्दी उस घर में रच गई थी और राजू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया था। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन रोहिणी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह न तो दादी जी को कोई कड़वी बात करती और न ही उन्हें वह समझाती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन राजू को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आता। सोचने लगा कि उनकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गई है। संजीव ने राजू को समझाया कि अब दादी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती है। फिर राजू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को पहले की तरह नहीं डांटती। संजीव के मन में एक बहुत बड़ी कसम थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता। उसे रह रहकर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन ग्लानि से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। आज संजीव सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी राजू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गया और अपने पापा से कहने लगा, पापा क्या आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास वापस आ गई है। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर आप माने तो। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग और घूमने चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीज़ से खरीदारी करेंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। संजीव भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही राजू खुशी से उछल उठा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे।
संजीव और रोहिणी गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो राजू ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वह उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और राजू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। राजू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सर से खून की धारा बह निकली। रोहिणी और संजीव एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल में आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया और बताया कि उनके सिर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोटें नहीं आई। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। संजीव ने देखा कि दादी जी के होंठ कांपने लगे और वे गुड्डू गुड्डू बोलने लगे। संजीव को यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारती थी। संजीव हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ पुकारा करती थी। वृद्धाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा माजरा समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इस माता जी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, इससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उनकी चोटें आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्हें सभी को पहचान लिया और संजीव को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। संजीव तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। जिंदगी भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा चमत्कार है क्या इस संसार में। अपने बेटे राजू को देखकर संजीव बोला, बेटा तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। राजू यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। रोहिणी भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुणा दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग संजीव और उसके परिवार को खूब बधाइयाँ दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वृद्धाश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह सब जानने के लिए संजीव ने हरिद्वार के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ हुई है इसकी जानकारी मांगी। तो अगले ही दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। आश्रम में विमला नामक की 2 महिलाएं थीं। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन विमला देवी की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि विमला वर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें हिसार के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। विमला देवी जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देख रेख करने वाले साधुराम जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो एक नए सज्जन आए थे उनकी अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। हिसार के वृद्धाश्रम में आपकी माताजी गोमती जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण उनके बाल भी छोटे कर दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण उन्हें चश्मा चढ़ गया। कुदरत का यह करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ जिसकी अस्थि विसर्जन भी कर चुका था उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे और उधर रोहिणी यह सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वह बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी आज असल में उसी माँ ने उनके बेटे को जीवन दान दिया था। संजीव और रोहिणी दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा राजू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और राजू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था।
खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।